अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दियारे खास। नाज़रीन, रियाजी में हम शुरू से ही बहुत कमज़ोर हुआ करते थे। एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे नंबर तो हमेशा ही कम आया करते थे। एक दिन हमारे भाई साहब ने बोला कि मैथमेटिक्स में तो नंबर वैसे ही फ्री आते हैं, इसमें तो कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं, ना कोई इतना याद करना पड़ता है, बस आपको थोड़ा फॉर्मूलेशन पे ध्यान देना है। वो बात जो है मेरी समझ में तो फिर भी नहीं आई। लेकिन हमारे आज के जो मेहमान हैं जनाब शाहिद साहब, जो आज पार्ट 2 कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, दूसरी दफ़ा आज तशरीफ़ लाए हैं। प्रोफ़ेसर डॉक्टर स्कॉलर शाहिद इकबाल काहलून साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मैथमेटिक्स के पीएचडी हैं और स्कॉलर हैं एजुकेशन में, जो कि करने जा रहे हैं पीएचडी एजुकेशन के अंदर। आज हम इनसे इनके इल्मी सफ़र के बारे में बात करते हैं और एक मैथमेटिशियन क्या होता है, उसकी इंसानी ज़िंदगी में क्या वक़्त होती है, एक मैथमेटिशियन की क्या एक उस्ताद की क्या अहमियत होती है और वो मुआशरे को कैसे लेके आगे चलता है। आज इनसे हर तरह के हर पहलू से एजुकेशन के हवाले से भी आज बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी, वालेकुम सलाम सर। मैथमेटिशियन ये ये क्या होता है और इसकी पैराडाइम क्या है एक मैथमेटिशियन की? सर मैथमेटिक्स जो है वो मदर ऑफ़ साइंस है। मैथमेटिक्स बल्कि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया ही मैथमेटिक्स से ही चलती है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी टूल्स जो हैं वो हर सब्जेक्ट और हर तरह के ख़ास तौर पे साइंटिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं, साइंस के सब्जेक्ट हैं, उसमें इसकी जो है वो हर जगह ज़रूरत पड़ती है। हमारी एक रियाज़ी की टीचर कहा करती थी कि एवरीथिंग इज़ मैथमेटिक्स। दुनिया का जो हर निज़ाम जो चल रहा है वो मैथमेटिक्स के असूलों पे चल रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त है। बल्कि रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, मैं एयरपोर्ट पे था तो मेरे वैसे ही गपशप लगाने के लिए, टाइम पास करने के लिए एक दोस्त ने कह दिया, सर मैथमेटिक्स की आम लाइफ में क्या इसका रोल है? तो मैंने उसको ना ऊपर वो हमारे जो एयरपोर्ट में जो बने हुए हैं, तो वो ट्राइएंगल और वो जो 90 डिग्री का मैंने उसको सारा दिखाया कि मैंने कहा ये क्या है? कहते सर बिल्कुल ये तो मैथमेटिक्स रूल के तहत ही ये 90 की एंगल के तहत ये जो आपस में स्लोप खड़ी है। तो मैंने कहा यही तो मैथमेटिक्स है। अगर हम उस एंगल से देखें, ट्रिग्नोमेट्री की एंगल से देखें तो। यानी कि मैथमेटिक्स के बगैर आप किसी को अपने घर का एड्रेस नहीं बता सकते। जी, जी, वो भी एक अहम चीज़ है। और इंफ्रास्ट्रक्चर आपका, जैसे कि हम वी आर और देयर हम बैठे हुए हैं, तो हमारा जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्क्वायर मीटर में, स्क्वायर फुट में, ये सारा मैथमेटिक्स है। एवरीथिंग इज़ मैथमेटिक्स। तो ये बताइए कि मैथमेटिक्स की आगे बेतहाशा आपने मैथमेटिक्स में डॉक्टरेट की या यू आर पीएचडी इन मैथमेटिक्स। तो ये बताइए कि मैथमेटिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें अलजबरा भी है, एक फिसागोरस भी है, इनकी डिफरेंट थ्योरीज हैं। आज हमें ज़रा अलजबरा और फिसागोरस और ये जो जो उसकी अदर ब्रांचेज हैं जो आम लोगों को नहीं पता, हमारी ऑडियंस को ज़रा उनके बारे में इंफॉर्मेशन दें। हाँ जी, मैथमेटिक्स बेसिकली जो है वो अलजेब्रिक जो बेस करता है। फिर उसके बाद जो मैकेनिक्स से है। फिर उसके बाद इसका ट्रिग्नोमेट्री जो आप फिसागोरस की बात कर रहे हैं, तो ये बेसिक 3 इसकी जो हैं वो ब्रांचेस हैं। और इसके अलावा अगर हम इसको डिटेल में जाएं तो इसमें और भी बहुत ज़्यादा जो है वो फिज़िक्स से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशंस हैं। तो मेन जो पर्पज़ है वो इनका जो प्योर वो अलजेब्रिक मैथमेटिक्स है। सर ये बताइए कि एक आम इंसान का, आप एक मैथमेटिशियन बन गए हैं, आप टीचर होने के अलावा आप प्रैक्टिकल लाइफ में मैथमेटिक्स के जो आपके स्किल्स हैं उनको आप कहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं? जी, मैंने अभी जैसे ज़िक्र किया कि एज़ ए टीचर तो आप वही चीज़ें आप जो टीचिंग में पढ़ाते हैं, वो आम लाइफ में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें तो जितनी भी बिल्डिंग्स बनती हैं, जितने भी आपके जो नक्शे बनते हैं, सारा मैथमेटिक्स है। उसमें सारी जो है वो डंटी जो है वो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ होती है। अगर हम दूसरे एंगल्स पे चले जाएँ, अगर हम रोड्स की पैमाइश पे आ जाएँ, तो वो भी आपका सारी कैलकुलेशन।
जो जितनी भी पूरी दुनिया की कैलकुलेशन है, हत्ता कि जो आपका ये लोकेशन मैप है वो भी एक तरह का मैथमेटिक्स ही है, उसमें भी आपकी जो है वो टर्म्स ही यूज़ होती हैं। इस तरह कंप्यूटर में जो जितनी लैंग्वेजेस हैं वो सारी टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि जो बाइनरी डिजिट्स हैं वो भी आप मैथमेटिक्स ही कह रहे हैं इनको? हाँ, मैथमेटिक्स की रूल ऑफ, जैसे 2 की पावर n, n मीन एनी डिजिट्स, 2 की पावर n, n मीन अगर आप उसके ऊपर 0 करेंगे तो इट्स इक्वल टू 1। उसी को अगर 2 कर देंगे 4, अगर उसके ऊपर 3 कर देंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 8, अगर उसके ऊपर 4 कर देंगे 2 को 4 बाई मल्टीप्लाई तो ये 16। तो इससे आपको पूरी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसी भी चीज़ की। शाहिद साहब, आपको मैंने पार्ट 2 सेकंड इंटरव्यू के लिए मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि मैं इस पे बात करना चाह रहा था कि मैथमेटिक्स के ऊपर, क्योंकि एवरीथिंग इज मैथमेटिक्स। तो क्या ये हमारी खला का जो सिस्टम है वो भी मैथमेटिक्स की है? जितने भी आप, अच्छा कि जितने भी मिसाइल सिस्टम हैं उनकी जो रेंज है यही मैथमेटिक्स की आइडेंटिटी के मुताबिक ही आप उसको जो है वो जी जी, लाइक कितने किलोमीटर तक ये रेंज इसकी कर सकता है ये? अच्छा, ये बताइए कि क्योंकि खला में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, अगर हम 10⁻⁻43 अगर हम एडवन हबल की थ्योरी को स्टडी करते हैं तो ये 10⁻⁻43 ये एक चीज आके सिंगुलैरिटी पे आके फोकस हो जाती है बिफोर बिग बैंग। मैं रिलीजियस बात नहीं कर रहा, मैं एवरीथिंग इज कैलकुलेट मैथमेटिक्स की बात करता हूं। तो बिग बैंग के से पहले क्या है साइंटिस्ट को नहीं पता, साइंसदानों को नहीं पता कि बिफोर बिग बैंग व्हाट हैपेंड। लेकिन अब आप ये बताइए कि 10⁻⁻43 ये क्या कैलकुलेशंस हैं कि एंड पे जाके 13.8 बिलियन ईयर्स ही बनते हैं बिग बैंग के? क्या आपने आपने आपकी पीएचडी के अंदर ये चीज आपने कभी माखज की है? ये पीएचडी के अंदर नहीं है, ये बेसिकली फिजिक्स से रिलेटेड आपने क्वेश्चन किया है, लेकिन कैलकुलेशन सारी मैथमेटिक्स है। वही जो मैंने अभी आपको 2 की पावर n, 2 की पावर n, वही मैंने आपको जो माइनस समथिंग आप बता रहे हैं ये वही चीज़ है। उतनी कैलकुलेशन आप करेंगे, वो 1000 टाइम भी करेंगे 100,000 टाइम भी करेंगे, तो जब उसकी कैलकुलेशन आएगी तो वो 0.000 समथिंग ताकि इन्फिनिटी जो होती हैं चीज़ें वो भी सारी इसी कैलकुलेशन के अंदर आ जाती हैं। और अब जो हम खला की बात करते हैं तो खला में चूँकि जो है वो प्रॉपर एयर फ्रिक्शन है ही नहीं, तो इसलिए वहाँ पे इन चीज़ों पे हम डिस्कस नहीं कर सकते या उस पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये दैट इज नॉट योर डोमेन, क्योंकि फल्कियात आपकी डोमेन नहीं है, मैथमेटिक्स आपकी डोमेन। आप फिगर्स के बारे में बात कर सकते हैं लेकिन कौन सी चीज कैसे मूव कर रही है उस पर बात नहीं कर सकते। यानी कि आप इससे भी अंदाजा लगा लें कि जो टाइम है ये भी मैथमेटिक्स में आता है, लेकिन स्पेस इज नॉट योर डोमेन। टाइम की जो है सेकंड मिनट हावर्स ये सारे वो देखें, दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ मैथमेटिक्स। जी नाजरीन, इस वक्त बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है शाहिद साहब के साथ। वक्त हुआ चाहता है हमारे अगले सेगमेंट लाहौरी किंग लाइव का। तो लाहौरी किंग बड़े बेताब बैठे हैं शाहिद साहब से सवालात करने के लिए। ये सवालात ख़त्म करने के बाद हम शाहिद साहब से एजुकेशन के बारे में बताएंगे कि उन्होंने पीएचडी एजुकेशन की तरफ क्यों गए, और एक पीएचडी एजुकेशन क्या होता है और वो किन डोमेन्स के क्या पैराडाइम के अंदर रह के अपना काम करता है। तो चलते हैं जनाब लाहौरी किंग लाइव की तरफ। शाहिद साहब, कभी आपके स्कूल में किसी टीचर ने आपको ये बताया है कि एक बच्चे ने बेंच पे सुसु कर दिया हो? जी जी, ये एक नॉर्मल जो है वो जब एक टीचर के लिए ये चीज़ें अक्सर होती हैं और इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। कोई यानी मोस्टली ये जो है वो मामलात आते रहे हैं। शाहिद साहब, कभी आप मोटरसाइकिल से बारिश में तिलके हैं? जी जी, साइकिल पे तो तिलके हैं, मोटरसाइकिल पे भी एक दो दफ़ा तिलके हैं। क्या कभी आप मंजी पे सोते हुए कड़ाम से नीचे गिरे? नहीं, मंजी से तो खैर नहीं गिरे, मंजी से
भैंस ने मंजी को टक्कर मार के गिराया हुआ है एक दफ़ा। क्योंकि हम ज़िम्मेदार हैं तो ज़ाहिर है ये माजी में घर खुले खुले होते थे और ये सारी चीज़ें, ये एक दो दफ़ा ऐसा हुआ है। क्या कभी आपने बचपन में साइकिल का पहिया सोटी से चलाया है? हट जो पीछे है, हट जो पीछे पाजी, हट जो पीछे, शायद शेर आ गया है। बिल्कुल, ये तो नॉर्मल चीज़ है। जो पहिए का वो होता है रबड़ का, उसके साथ जो मोस्टली हमारी एज में तो सारे ही चलाते रहे हैं। क्या कभी आप दूल्हे से ज़्यादा तैयार हो के शादी पे गए हों, सब लोगों ने ये समझा हो कि आप ही दूल्हा हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, क्योंकि टीचर हजरात के पास, अगर अब तो हम थोड़े इस्टेब्लिश हो गए हैं, टीचर हजरात के पास इतने को अच्छे कपड़े ही नहीं होते थे। शाहिद साहब, क्योंकि आप रियाजी मैथमेटिक्स के माहिर हैं, कभी किसी स्टूडेंट ने आपसे ये कहा है कि सर ये जो एक्स है ना, ये हमेशा गायब क्यों रहता है, इसकी हाजिरी क्यों नहीं लगती, बताएं प्लीज। असल में एक्स ही सब कुछ है ना। इसलिए जो है वो एक्स के बगैर सिस्टम ही कोई नहीं। शाहिद साहब, क्योंकि आप रियाजी के उस्ताद हैं, कभी खातून खाना ने आपसे ये पूछा है कि ये बताएं कि आज मैं साड़ी पहनूं या फ्रॉक? नहीं, उसमें ये है कि ख़वातीन को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय कि बाद में मसले मसाइल पैदा हों। क्योंकि आप एक उस्ताद के साथ साथ एक सियासतदान भी हैं। कभी किसी ने ये नारा लगाया हो, उस्ताद जी जिंदाबाद जिंदाबाद, तो आपने जज्बात में आके सियासी तकरीर शुरू कर दी हो। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सियासत की फैमिली बैकग्राउंड थोड़ी सी इसमें है, तो ये है कि मौजू मैथमेटिक्स की बजाय पॉलिटिक्स की तरफ अक्सर चला जाता है, और हमेशा पॉजिटिवली इस पे जो है वो बात की है। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपको एक नकम्मा आपका स्टूडेंट मिलता है और वो आपको अपने बाप से इंट्रोड्यूस कराता है, आपका तारफ़ कराता है और ये कहता है कि अब्बा जी ए जड़े लोग ने ना जिन्ना दी वजह ना मैं पास नहीं हुंदा सी, ए ओ लोग ने मेरा मुस्तकबिल तबाह कर छड़िया, इन्हां लोगों ने बड़ी मैं मेहनत की थी अब्बा जी, ए लोगों ने मैंने पास नहीं होने दिता। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा अल्लाह का करम है कि स्टूडेंट जितने भी मेरे साथ अटैच रहे हैं वो मिडिल क्लास और पुअर क्लास रहे हैं और कभी मैथ में फ़ेल नहीं हुए। ये आज तक ऐसी कोई नौबत ही नहीं आई। अगर आ भी जाए तो हम उसे कहेंगे आ जाओ दोबारा तुम्हें इम्तहान दिलवाएं ताकि तुम पास हो जाओ। आपने दो PhD डिग्रियां कर रखी हैं, क्या PhD में भी बूटियां लगाने का रवाज है? जी नाजरीन, ये थे जनाब लाहौरी किंग। बूटी मारने का मौका चाहे वो PhD हो या चाहे KG1, सभी को एक दफ़ा मौका ज़रूर होता है। नाकाम वही होता है जिसको मौका नहीं मिलता। तो आज अब हम बढ़ते हैं अपने अपने इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। शाहिद प्रोफेसर डॉक्टर स्कॉलर शाहिद इकबाल काहलू साहब से हम उनसे एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे कि उन्होंने एक PhD मैथमेटिक्स करने के बाद उन्होंने PhD एजुकेशन का शोबा ही क्यों चुना। जी शाहिद साहब, हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि क्यों PhD एजुकेशन, ये क्यों? एक्चुअली मैं PhD मैथमेटिक्स हूँ, जो मेरी एकेडमिक एजुकेशन है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैट्रिक के बाद प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल, तो प्री इंजीनियरिंग थे हम, फिर डबल मैथ BSc थे, फिर MSc मैथमेटिक्स और फिर उसके बाद MPhil, उसके बाद PhD मैथमेटिक्स।
लेकिन चूँकि फैमिली बैकग्राउंड जो पुलिस और एजुकेशन दो ही थे, मेरे बीइंग ए फैमिली, मेरे फादर जो हैं वो एक पुलिस अफसर रहे हैं, तो मामू जो थे वो मोस्टली टीचर थे, तो उन्होंने कहा कि आप एफएससी के बाद सीटी करें। सीटी होता था उस वक्त। एफएससी के बाद सीटी कर ली, बीएससी के बाद बीएड कर लिया, एमएससी के साथ ही एमएड कर लिया। और कोरोना में दिल किया कि अब पाकिस्तान ट्रैवल करना तो मुश्किल है, तो उस वक्त ज़रा थोड़ा इजी एक्सेस थी, ऑनलाइन स्ट्रीम मिल गई थी, तो एमफिल कर लिया इन एजुकेशन। अब पीएचडी पे आके स्टॉप लगाने की बजाय सोचा कि अब हम इसको भी जो है वो एकेडमिक के साथ एजुकेशन का जो पैरेलल चला रहे थे, तो पीएचडी एजुकेशन भी कर ली जाए। और उसका बेनिफिट जो है वो यूई के अंदर ये है कि मेरे चूँकि ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हैं और 4 से 5 लेसन्स शारजा फजीरा रैसल हैमा में जीएम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडी, जीएम कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ हायर एजुकेशन में भी आ गए, तो उसके लिए आने वाले वक्त में मुझे पीएचडी एजुकेशन की मोस्टली ज़रूरत पड़ जानी थी। तो मेरी ज़िंदगी में एक आदत रही है कि मैं इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं सेल्फ मेड हूँ, और हमेशा से कोशिश करता हूँ कि हम वो काम मैं करूँ जिसमें मैं मेरी अपनी वर्थ बने। तो इसलिए मैंने पीएचडी एजुकेशन को खुद करना चाहा, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से मेरी पीएचडी मैथमेटिक्स है। और अब पीएचडी एजुकेशन टू मच कास्टिंग हो चुकी है, यहाँ बहुत महंगी हो चुकी है, तो मैंने मुनासिब समझा कि हम पीएचडी एजुकेशन अपने मुल्क में जाके करें। और मैं अगर देखूं तो फाल 2024 का स्टूडेंट हूं पीएचडी एजुकेशन का, मनहाज यूनिवर्सिटी पाकिस्तान। और मैं मसलसल एवरी वीक, पिछला पूरा साल 40 वीक फ्राइडे की एयर ब्लू पे जाता था, और पीआईए या एयर ब्लू जो मुझे पैरेलल मिलती थी, और संडे की नाइट पे मैं वापस आता था। सैटरडे संडे मेरी फुल क्लासेस होती थी 8 से 10 घंटे, और पूरा साल मैंने वहाँ पे ट्रैवल किया। और मैंने ये साबित किया कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, और मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान पढ़ने गया हूँ, ताकि मैं अपनी कम्युनिटी को, अपने स्टूडेंट को उनका मोराल बुलंद करूँ कि आप अपने मुल्क में रह के एजुकेशन हासिल करें। अपने मुल्क की एजुकेशन बाहर से बहुत अच्छी है, ना कि आप ये देखें कि वी आर वेरी गुड डिबेट इन इंग्लिश एंड वी आर परफॉर्मिंग इन वेरी वेल इन इंग्लिश, कि हम एक अच्छी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं बाहर जाकर। तो वो तो किसी भी स्टेज में आप सीख सकते हैं। जब हम एमएससी मैथ करके यहाँ आए थे तो हम अच्छा उर्दू भी नहीं बोल सकते थे, और आज हमसे कोई इंग्लिश में बात कर ले, वो एक लैंग्वेज है। जो लोग ये समझते हैं कि हम इंटरनेशनल ब्रिटिश में जाके पढ़ेंगे तो फिर हमें अच्छी जॉब्स मिलेंगी, वो सच से कमतरी है और कुछ भी नहीं है। मेरी अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ एक ही गुजारिश है कि अगर तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है तो यू गो टू द अदर कंट्री, अब्राड जाएं, आप ज़रूर तालीम हासिल करें अब्राड से जाके। अगर स्कॉलरशिप पे जाते हैं, बाप के पैसे लगा के नहीं जाएं, ज़मीनें बेच के नहीं जाएं, और अदरवाइज़ पाकिस्तान पढ़ें। मैं पाकिस्तान पूरा साल गया हूँ, मैं ट्रैवल करके एवरी वीक पाकिस्तानी 3 लाख मेरा ख़र्चा आया है। मैंने अपने आप पे खर्च किया है, क्योंकि मैंने अपने आप ही कमाया था अल्लाह के फजल से, वालदैन की दुआओं से, और मैंने अपने आप पे खर्च करके ये साबित किया है कि हम आज भी पाकिस्तानी किसी से कम नहीं, अगर कुछ करना चाहें तो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दोनों सेमेस्टर में जो कोर्स वर्क होता है मैंने वो वहाँ जाके कंप्लीट किया, और आई एम स्कॉलर नाउ। और आगे जो थीसिस और अगले प्रोसेस में भी मैं महीने में एक दफ़ा तो लाजम पाकिस्तान विज़िट करूँगा। तो मैं सिर्फ मैसेज ये देना चाहता हूँ कि प्लीज़ हमारे टीचर्स, हमारे प्रोफेसर्स, पाकिस्तानी स्कॉलर्स, पाकिस्तानी जितने भी पीएचडी डॉक्टर्स हमारे प्रोफेसर्स हैं, सो क्वालिफाइड, वो पढ़े पढ़े लिखे लोग हैं, नॉलेज देने वाले लोग हैं, उनसे सीखें, ना कि ये उन पे तनकीद करें कि वो हमें जो है वो अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। हमारी पाकिस्तान की HEC एक मेयारी हायर एजुकेशन कमीशन है, और उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी, अदर कंट्री की जो हायर एजुकेशन है। बहुत अच्छे शाहिद साहब, यू गेव मी गूज़ बम्प्स। ये मिट्टी ज़रा नम हो साकी तो बड़ी ज़रख़ेज़ है। तो ये शाहिद साहब माशाल्लाह आपने एक मिसाल कायम की है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए कि आपने पीएचडी का इंतखाब अपने मुल्क, अपने वतन अज़ीज़ से करने को मुनासिब समझा, और महीने में आप 3 से 4 दफ़ा, मैं आई विटनेस था, तो 3 से 4-5 दफ़ा आपको जाना पड़ता था, और
अक्सर मैं पूछता था तो आप बताते थे कि मैं तो पाकिस्तान गया हुआ हूँ। तो ये इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है। इसमें ये होता है कि एयर होस्टेस जो है ना वो देख के कहती हैं कि और फिर आ गई। तो बल्कि इस दफ़ा की मज़र बात को बाय द इंसिडेंट ही थोड़ा सा ना, और मेरे पास से जब गुजर रही थी ना, उनकी ट्राली से थोड़ा सा पानी गिर गया। तो मैंने उनको कहा, मेरी बहन ये मेरी लास्ट बारी है, अब मैं नहीं आऊँगा क्योंकि ये मेरा आखिरी सेमेस्टर के आखिरी पेपर है। तो वो हंसना शुरू हो गई, डॉक्टर नो 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 आई एम सो सॉरी। मैंने कहा नहीं, आप भी मुझे पहचानते हैं और मैं भी अब आपको पहचानता हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी एयरलाइन पे सफ़र करें। अगर पाकिस्तानी एयरलाइन पे टिकट ना मिले तो फिर पाकिस्तान की किसी और एयरलाइन पे सफ़र करें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और ये कहना कि फ़लाँ एयरलाइन अच्छी नहीं, फ़लाँ, देखें ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, अगर वो आनी है ना तो वो बड़ी से बड़ी एयरलाइन पे भी आ जानी है। जी जी बिल्कुल ज़बरदस्त। शाहिद साहब ने बहुत ज़बरदस्त मिसाल कायम की, अपने मुल्क, अपनी एयरलाइन और अपने ये पैट्रियटिज़्म जो है ना ये फीड नहीं किया जाता, ये इंसान के अंदर बिल्ट इन होता है। और ये कोई भी किसी भी मुल्क के अंदर जो ऐसे जो हमारे हीरे हैं, जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, ये किसी भी मुल्क के लिए बाइसे फ़ख्र होते हैं, किसी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र होते हैं। तो हम चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट क्विज़ प्रोग्राम की तरफ। शाहिद साहब से उनकी इस्तात के मुताबिक ये सवालात तैयार किए गए हैं। अब देखना है ज़ोर कितना बाज़ुए कातिल में। जी शाहिद साहब रेडी हैं आप? सर क्यूबा के दारुल ख़िलाफ़ा का नाम बताइए। हवाना है शायद। दीवार चीन किस सन में बनाई गई? वो साल बता दें जब दीवार चीन वो साल बता दें जब दीवार चीन बनाई गई। ये मेरा हाल है, ये असम भाई को 15वीं 16वीं ईस्वी है कोई। चलें आपका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। इस 17 एडी। दुनिया का सबसे पहला करेंसी नोट किस मुल्क ने बनाया था? करेंसी नोट ऑफ पेपर। आई थिंक चाइना। तुक्का लग गया। वर्ड जीरो ये तो आपके डोमेन में है ना। जीरो का हिस्सा सबसे पहले कब इस्तेमाल हुआ और इसकी रीड बाय रिटन इसकी प्रेजेंस को कब शुमार किया गया कि जीरो जो है ये नंबरिंग के अंदर अब आया गया? जब उससे पहले वन लगाया। नहीं शाहिद साहब, इट वाज फिफ्थ फिफ्थ एडी और इट वाज इंडिया। इंडिया में सबसे पहले जो है ये उसमें एक स्क्रिप्ट होता था बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट। तो उसके अंदर जो है ना सबसे पहले जीरो का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। फिर उसको डिटेल में जाके ना 539 एडी यानी कि 539 540 लाइक छठी सदी ईस्वी के इन द मिडल 600 ईस्वी सदी के मिडल में जाके वहां पे खत्म होती ब्रह्मा गुप्ता। उन्होंने फिर इसको प्रॉपर जो है उसके ऊपर सर्च करके इसकी जीरो को ऐड किया था इसकी नंबरिंग के अंदर। सर आप मैथमेटिशियन, आपकी नॉलेज में इजाफा हो गया। जी जी, बहुत शुक्रिया। पहला नोबेल इनाम किस सन में दिया गया? ये कोई 1900 यानी 19 सेंचुरी के करीब। हाँ 1901 जो आप दुरुस्त मानते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहाँ वाक़ है? एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेरा ख्याल अमेरिका में है, लेकिन आई डोंट नो सिटी विच इज। द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके। जो आप दुरुस्त मानते हैं क्योंकि मुल्क का नाम आपको पता है। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कब आजाद हुआ और किस मुल्क से आजादी ली थी? ये 4 जुलाई है और 1718 ऐसी कोई। 4 जुलाई 1776 गवर्न्ड बाय ब्रिटेन। ब्रिटेन से फिर आजादी ली। फ्रांस की एक मशहूर मलका है जिसको लोगों ने आके बताया कि लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है, तो उसने कहा, उसका एक तरीही जुमला था, तो लेट देम ईट केक। रोटी के पैसे नहीं तो केक खाएं। मलका का नाम बताइए।
ये नेपोलियन से लगभग पहले का ही कोई मैरी नाम की खतून थी, मैरी समथिंग। मैरी एंटोनिएट। ये बिल्कुल इंकलाब, यानी इसके बाद से आखिरी सर कलम इसका हुआ था। उसके बाद फिर फ्रांस के अंदर एक नया फ्रांस के अंदर इंकलाब आया था, तो मैरी एंटोनिएट। बात दुरुस्त मानते हैं सर, आप उस्ताद आदमी हैं सर, आप सही जा रहे हैं। पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा? नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान चमेली है शायद। सिकंदर आजम का ताल्लुक उस वक्त के किस मुल्क के से था? उस वक्त क्या नाम था उस मुल्क का? पास। मैसिडोनिया। 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 तो जी नाज़रीन, वेलकम बैक। तो ये थे जनाब हमारा क्विज प्रोग्राम। भाई साहब ने जितने अच्छे सवालों का, शाहिद साहब ने जिस तरह सवालों का जवाब दिया, सवाल वाकई बहुत मुश्किल थे, बट आई थिंक वेरी डिड अ वेरी गुड स्कोर। तो शाहिद साहब, आप अब ये बताइए कि आपने माशाल्लाह 2 पीएचडी कर रखी हैं और आप फलाही कामों में, यानी कि एक मैं समझता हूँ कि उस्ताद जो होता है, एक टीचर होता है, या एक कोई ऐसा अदारा चलाने वाला जिससे कौम बनती है, वो फलाही काम नहीं होता, चाहे वो पेड है चाहे वो अनपेड है। तो आप ये बताइए कि जो आजकल एजुकेशन का सिस्टम जो चल रहा है, तो आपका स्कूल क्या करिकुलम पढ़ा रहा है? जी, हम लोग बेसिकली फेडरल बोर्ड से एफिलेटेड हैं। अगर हम स्कूलिंग की बात करें ग्रेड 1 to 12, और कैम्ब्रिज का हम सिलेबस पढ़ा रहे हैं, जिसमें उर्दू हमने कंपलसरी करार दिया है, क्योंकि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। और अरबिक, क्योंकि हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उनकी शनाख्त अरबिक से है, लेकिन अरबी को भी हम जो है उसी तरह ही उर्दू और अरबी को हमने जो है वो कंपलसरी करार दिया हुआ है। इसके अलावा वो स्टूडेंट जो इंटरनेशनली पढ़ना चाहते हैं, पाकिस्तानी नहीं हैं, जैसे कि इजिप्शियन हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान या इंडिया या दूसरे अरब कंट्रीज़, तो उनके लिए हमारे पास जो IGCSE ब्रिटिश ओ ए लेवल्स हमारे साथ करते हैं, कैम्ब्रिज और एडेक्सल। इसके अलावा हमारे पास प्रोफेशनलिज्म में UK क्वालिफ़िकेशन क्वालिफ़ाई जो लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और टॉप अप करते हैं यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम। ये सारे कोर्सेज हम जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। वी आर ओवर देयर इन 4 स्टेट्स, शारजा, फजीरा, रैसल हैमा और अजमान। और हम एक स्ट्रीम ऑनलाइन पे हैं, और अब हमारे साथ मोर देन 3000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जो बड़ी इकनॉमिकल फ़ीस, इसकी एवरेज फ़ीस आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि 250 या 300 दिरहम है। लेकिन हम बेस करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से और क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट से। तादाद ज़्यादा होने से हमारा सिस्टम बहुत बढ़ चुका है। अगर हमारे इस साल के आप रिज़ल्ट चेक कर लें तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे तो हमारे 100% रिज़ल्ट हैं इंटर में, और एज़ कम्पेयर टू अदर जो जितने भी स्कूल हैं हमारे, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और IGCSE में O लेवल्स के हमारे 100% रिज़ल्ट हैं, A लेवल्स के 100% रिज़ल्ट हैं, क्योंकि क्वालिटी भी हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। सबसे बड़ी बात है फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, क्योंकि आई एम इज़ द मैथमेटिशियन, तो मेरा चेक एंड बैलेंस जो है वो अपनी टीम पे बड़ा स्ट्रांग रहता है। और फ्रेंडली हमारी टीम जो है वो स्टूडेंट के साथ काम करती है 24 आवर, ना कि एक स्कूल की तरह। और हमारा मोटो होता है कि हमारा बच्चा फेल ना हो, और हम वो अदारा हैं कोई स्कूल एडमिशन नहीं देता, हम कहते हैं हमारे साथ आ जाए, कभी फेल नहीं होगे और कभी फेल नहीं हुआ वो। ताकि मार्च में एग्ज़ाम होने से पहले फरवरी में भी हम एडमिशन दे देते हैं। अगर हमें 4 गुना फीस भी भरनी पड़ती है फेडरल बोर्ड की, तो हम एग्ज़ाम दिलवा देते हैं, बच्चे का फ्यूचर ना तबाह हो। में कोई नुमाया फर्क है? अगर है तो क्या फर्क है? नहीं फर्क है तो क्यों नहीं है?
बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ इतना है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों और बड़े बड़े खूबसूरत बिल्डिंगों में जाकर पढ़ते हैं। ठीक है, हमारे बच्चे भी जो हमसे एफएससी करके गए या ए लेवल्स करके गए, आज वो भी मार्केट में डॉक्टर आ चुके हैं। वो यूक्रेन से करके आए हैं, मलेशिया से करके आए हैं, इनसाइड द कंट्री, जैसे हुमा यूनिवर्सिटी से की है या गल्फ मेडिकल से, या तो वो भी डॉक्टर यहाँ बन रहे हैं। ये डिपेंड करता है बच्चे की अपनी एफर्ट्स पे। अदारे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा देते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी देते हैं, ठीक है, और बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी, हम स्किल एजुकेशन में हमारे अपने बच्चे जो 12 करते हैं, जब वो हमारे साथ यूनिवर्सिटी कर रहे होते हैं, या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, हमारे साथ इंटरनेशनली 3-4 कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ की एफिलिएशंस हैं, तो वो बच्चे हमारे साथ वो वीकेंड्स में पढ़ते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। बाकी में वो 4 दिन काम करते हैं, और हम उनको मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी मुहैया करके देते हैं। फर्स्ट पहले हम 1-2 महीना उनको जो है वो जस्ट एक प्रेजेंटेशन के तौर पे इन्वॉल्व करते हैं किसी कंपनियों में, फिर वो वहाँ से वो कुछ अर्न शुरू कर देते हैं। तो इस तरह वो बच्चे अपने वालिदैन की जो है वो सपोर्ट भी करते हैं और अपनी स्टडी को भी साथ साथ कंटिन्यू रखते हैं। जी, देखें, जैसे पाकिस्तानी स्कूल हैं, फेडरल बोर्ड से डिग्री आती है, सेम वैसी ही हमारी आती है, कोई स्टेटस में फ़र्क नहीं है। इसी तरह जैसे ही बच्चे ओ लेवल्स ए लेवल्स करके कैमरे से उनकी डिग्री आती है, उसी तरह ही हमारी आती है। इसी तरह यूनिवर्सिटी का टॉपअप जब करते हैं, तो जिस यूनिवर्सिटी से वो करते हैं उसको बाकायदा यहाँ मुफ़ा जो है वो टेस्ट करते हैं, और उसकी बेस पे अभी बच्चों के वीज़े भी लग रहे हैं, बच्चे हायर स्टडी के लिए दूसरी जगह भी जा रहे हैं, जॉब्स के लिए भी इधर उधर जा रहे हैं। ऐसा कोई प्रॉब्लम आज तक नहीं है। बीइंग ए प्रोफेसर डॉक्टर, मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा और स्टूडेंट्स से भी, कि वो अपनी क्वालिफ़िकेशन पहले हासिल करें, तलीम हासिल करें, तलीम को फोकस करें, अपनी प्री क्वालिफ़िकेशन जिसे आप 12 ग्रेड कहते हैं, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी भी करें। लेकिन सबसे बड़ा जो उनका है कि वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपने वालिदैन का और अपने टीचर्स का और अपने इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों का अदब व एहतराम, क्योंकि पहली सीढ़ी अदब से शुरू होती है। आज के दौर में ऐसा होता है कि बच्चे सोशल मीडिया में चीज़ें तो सीख जाते हैं, लेकिन अदब से बहुत दूर हैं। वो समझते हैं कि ये स्किल तो मैं ऐसे भी नेट से सर्च करके भी कर लूँगा, टीचर की क्या ज़रूरत है। लेकिन अदब के बगैर दुनिया का कोई भी स्टूडेंट हो या कोई भी शख्स हो, वो कामयाब नहीं है। और मैं ख़ास तौर पे बीइंग पाकिस्तानी अपने बच्चों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो अपने कल्चर के साथ अटैच रहें। बीइंग पाकिस्तानी अपना उर्दू सीखें, अपनी अगर पंजाबी है तो पंजाबी सीखें, अगर वो सिंधी हैं तो सिंधी सीखें, अगर वो बलोची हैं तो बलोची सीखें, अगर वो पठान है तो वो जो है पश्तो सीखें, क्योंकि वो अपने होम ग्राउंड से भी टच रहें। बाकी रही बात, वो आफ्टर द सक्सेस वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कर ही जाएंगे, लेकिन उनकी फ़र्स्ट सीढ़ी, उनकी जिसे पंजाबी में कहते हैं ना, उसका माजी के साथ जुड़े रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जो हैं जो मैं समझता हूँ कि बेहतरी की तरफ आ सकती हैं। तो आप अपने सियासी कैरियर के बारे में थोड़ा बताइए, हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। बैरून मुल्क बैठ के आप अपने मुल्क की पॉलिटिक्स पे, सियासी जमातों पे, अपने किसी भी इदारे पे तनकीद नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो यू आर नॉट एजुकेटेड, फिर आप एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान नहीं हैं, क्योंकि ये सारी होम ग्राउंड में चीज़ें होती हैं। जब आप दूसरे कंट्री में बैठे हुए हैं तो वहाँ आप अपने कंट्री की नुमाइंदगी कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हैं और 70% यहाँ पे इंडियंस टीचर हैं हमारे साथ, तो यहाँ हमें अपने कंट्री को दफा करना है, ना कि हम यहाँ बैठ के अपनी सियासत पे बात करेंगे। सियासत सिर्फ पाकिस्तान के अंदर। मैंने इलेक्शन लड़ा है, इंशाल्लाह मैं आगे भी इलेक्शन लड़ूंगा, और मुझे शौक़ है पॉलिटिक्स। सियासत जो है एक इबादत है, अगर इसको सही तरीके से किया जाए। अगर इसको हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से
एक दूसरों की तनकीद करते रहेंगे, एक दूसरे को हम तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे, तो दिस इज़ नॉट फेयर। और सबसे बड़ी बात जो हमारे कंट्री में जो सबसे मुश्किल दौर आया हुआ है कि वहाँ हर वक्त अगर टॉक शो में भी देखें तो तनकीद बराए तनकीद होती रहती है। हम कोई इन्वेंशन की तरफ या कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की तरफ नहीं जा रहे जो हम कोई नए जो है वो नई नई ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकें, जैसे कि हम जो है वो पाकिस्तान में जैसे सैलाब का मसला था उस पर काम कर सकें। इस तरह और नई नई जो है वो कोशिशें करें जिससे मुल्क तरक्की करे, बजाय कि हम एक दूसरे पे तनकीद और कीचड़ और इस तरह की बातें करते रहें। दिस इज़ नॉट फेयर। थैंक यू वेरी गुड। शाहिद साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया आपने। आई रियली एडमायर, आई डू अडोर यू। तो अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि अपने रूट्स जो है ना उनको ना छोड़ें, अपनी जुबान जो आपकी मादरी जुबान है उसके साथ जुड़े रहें। और किसी भी जुबान पे हमारे आजकल सबसे बड़ा अलमिया होता जा रहा है हमारी कौम के अंदर कि कोई भी जुबान जो है वो हमारा आज का नौजवान पूरी तरह नहीं बोल सकता, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है, चाहे पंजाबी है। पश्तो, और पश्तो वाले तो बाकी पंजाब पश्तो बोलते हैं। मैं पश्तून कम्युनिटी को मैं इस चीज को बहुत मैं एंडोर्स करता हूँ उनकी इस बात को कि वो उनका बच्चा और कोई जुबान बोले ना बोले लेकिन पश्तो लाजमी बोलता है। और पंजाबी जो सिख कम्युनिटी के लोग हैं उनका बच्चा चाहे वो बाहर जितना मर्जी पढ़ ले, जो मर्जी हो जाए, घर आते साथ ही वो पंजाबी में बात करेगा और उसके घर वाले उससे पंजाबी में बात करेंगे। जब इस तरह की जब कम्युनिटी के अंदर ये स्टैंडर्ड्स रहेंगे तो वो कौम की जुबान और वो कौमें और उनका इक़्तिदार, उनके इक़्तिदार और उनकी वैल्यूज कभी नहीं मरती। तो अपने रूट्स के साथ जुड़े रहें। आज का ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। और अपने वतन अजीज के लिए, अपनी मातर जो आपकी जमीन है उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए कोशिश करें। तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करते हैं। अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।